हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल HM क्लासेज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 की, जो हमारे पास है मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि व्हाट आर मेटल्स, कि मेटल्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर क्या कहता है कि दोज एलिमेंट्स विच रिफ्लेक्ट लाइट and have shining surface are called metals। ठीक है, क्या कह रहा है कि वो एलिमेंट जिसका क्या हो, जो लाइट को रिफ्रैक्ट करे और जो उनका सरफेस हो क्या हो, शाइनिंग सरफेस हो, उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे। ठीक है, देखो जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको 3 टाइप के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। पहला आपके पास में आता है मेटल, दूसरा आता है नॉन मेटल्स और तीसरा क्या आएगा, मेटेलॉइड्स। ठीक है ना। तो अगर बात करें मेटल्स की कि कौन कौन से एलिमेंट मेटल होते हैं, तो उसमें क्या कहता है कि वो एलिमेंट जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और उनका सरफेस क्या हो, शाइनिंग सरफेस हो, उस एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। क्लियर है। ठीक है, दूसरी जो डेफिनेशन आती है इसकी, वो हमारे पास में क्या आएगी कि दोज एलिमेंट्स विच हैव 1, 2 or 3 electrons in their valence shell are called metals। इसमें क्या कह रहा है कि वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उनमें से वो एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मेटल्स बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है वैलेंस सेल की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले बात करें वैलेंस सेल की कि वैलेंस सेल क्या होती है। तो इसके अंदर क्या कहता है कि इट इज द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम या फिर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जो एटम होता है उसकी जो आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहर की जो सेल होती है, वो सेल क्या कहलाएगी, वैलेंस सेल कहलाएगी। ठीक है, और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया सभी को। ठीक है ना, यानी आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, देखो जो वैलेंस सेल होती है इसको हम डिनोट करते हैं एन से। किससे डिनोट करते हैं, एन से। और यहाँ पे हमारे पास में वैलेंस सेल कितनी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। टोटल वैलेंस सेल कितनी होती है, 7। मतलब 1 से लेके 7 तक हो सकती है। 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 7। समझ में आ गया। ठीक है, ये कैसे होती है वो देखो। अब मान लो हमने एक एग्जांपल लिया कार्बन का, इसका एग्जांपल लेके चल रहे हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर बताया कितना, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो सबसे पहले करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के 2 तरीके आते हैं हमारे पास में। ठीक है, पहला तो क्या है कि आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जैसे हमने किया 2 एंड 4। ठीक है ना। इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है कि 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। मतलब जो आपकी n इज इक्वल टू 1 होता है, इसके अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। n इज इक्वल टू 2 में वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 की वैलेंस सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। n इज इक्वल टू 4 की वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर 5 में 18 और फिर 6 के अंदर 32।
ठीक है ना। तो या तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो, तो वहां से आपको सबसे लास्ट में जो मिलेगी वो उसकी वैलेंस शेल आएगी। समझ में आ गया, ठीक है। जैसे हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आया 2 and 4, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो स्टार्टिंग में हमने 2 फिल किए, उसके बाद कितने बचे 6। आप मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 8, लेकिन हमारे पास कितने थे 4 थे, तो हमने यहाँ पे 4 फिल कर दिया। ठीक है, तो इसकी जो वैलेंस सेल है वो देखो, ये n=1 हो गया और ये n=2 हो गया। तो इसकी जो वैलेंस सेल आई हमारे पास में वो कितनी आई, वैलेंस सेल जो यहाँ से आएगी वो आपकी कितनी आएगी 2 आएगी, यानी n की वैल्यू तो कितनी आ गई 2। और बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आपके किस पास में कितने आएंगे 4 आएंगे, क्योंकि n=2 के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं। समझ में आ गया, तो ये क्या कहलाएंगे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसकी वैलेंस सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाएंगी। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका होता है वो होता है आपके पास में कि आपको सबसे पहले राइट करना रहेगा यहाँ पे 1s 2s 2p, तो इसमें हमारे पास कितना आएगा 3s 3p 3d। उसके बाद में आएगा 4s 4p 4d एंड 4f। फिर आएगा 5s 5p 5d एंड 5f। उसके बाद में हमारे पास में आएगा 6s 6p 6d। फिर आएगा 7s एंड 7p। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या लिखा है वो बताता हूँ। यहाँ पे जो आपने 1 2 3 लिखा है वो आपका क्या है, मेन सेल है। क्या है, मेन सेल। तो हमारा जो मेन सेल है वो n रिप्रेजेंट करता है, और वो कितना है 1 से लेके 7 तक है। यानी हमने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, ये तो हमारे क्या है, मेन सेल है। ठीक है, तो ये 1 से 7 तो क्या हो गया, मेन सेल हो गया। उसके बाद में हमने लिखा है सब सेल। क्या लिखे हैं, सब सेल। सब सेल का मतलब क्या होता है कि मेन सेल के अंदर जो सेल प्रेजेंट होती है उसको सब सेल बोला जाता है, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है S P D और F के थ्रू। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, S P D और F। पहला जो सब सेल होता है वो S होता है, अगले वाला P होता है, फिर D होता है और फिर F होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हमने पैटर्न बनाया है इसके अंदर क्या कहता है कि जो आपका n=1 सेल होता है उसके अंदर एक ही सब सेल प्रेजेंट होता है S। ठीक है, उसके बाद n=2 आएगा, उसके अंदर 2 सब सेल होते हैं S एंड P, जिसको हम बोलेंगे 2S एंड 2P। फिर n=3 आएगा, इसमें 3 सब सेल प्रेजेंट होते हैं 3S 3P एंड 3D, यानी S P और D प्रेजेंट होता है। अगले वाला जो 4 आएगा उसके अंदर S P D और F आएगा। ऐसे ही फिफ्थ के अंदर भी S P D और F आएगा। फिर जो n=6 आएगा उसके अंदर S P और D आएंगे, और n=7 में S और P ही आएगा। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी एलिमेंट का अगर या किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ था कार्बन का, तो कार्बन हमारे पास में कितना आया था 2 and 4। अगर आप इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या आएगा, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके अंदर देखो 2 सेल आ रही है, एक तो n=1 आ रहा है और एक n=2 आ रहा है। तो ये हो गया इस एटम का न्यूक्लियस। उसके बाद में हमने बनाया n=1, ये जो रहेगा ये रहेगा n=1, और इसके बाद में जो आएगा वो आएगा आपका n=2। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ही मेन सेल थी, 2 मेन सेल बना दी। अब ये जो मेन सेल है ना, इनके अंदर आपकी क्या आएगी, सब सेल आएगी। मेन सेल के अंदर क्या होती है, सब सेल। ठीक है, यानी कोई भी एटम होता है ना उसके अंदर सबसे पहले मेन सेल आते हैं, फिर उसके अंदर सब सेल आती है। सब सेल के बाद में आपको मिलेंगे उसके अंदर ऑर्बिटल्स। कितने क्या मिलेंगे, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स के अंदर आपको इसमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स। क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले मेन सेल रहेगा, उसके बाद में सब सेल आएगा, सब सेल में ऑर्बिटल आएंगे, ऑर्बिटल के अंदर क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्बिटल की कि ऑर्बिटल क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें कहता है कि अगर आपके पास में S सब सेल है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहेगा। कितना ऑर्बिटल रहेगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल रहेगा। अगर आपके पास में P सब सेल है तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल रहेंगे। कितने ऑर्बिटल आएंगे, 3 आएंगे। उसके बाद में अगर आपके पास में D सब सेल है तो उसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल आएंगे, 5।
और अगर आपके पास में f सब सेल है तो उसके अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होते हैं। कितने आएंगे? 7 ऑर्बिटल। इसमें 1 आएगा, इसमें 3 आएंगे, इसमें 5 आएंगे और इसमें 7 ऑर्बिटल्स आएंगे। ठीक है, अब ये कहता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 भाई, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के अंदर एक ही सब सेल है s, और s के अंदर हमें ऑर्बिटल कितना मिलेगा? 1। तो इस एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। फिर हमारे पास आ गया s और p। तो s के अंदर हमारे पास में एक ऑर्बिटल, p के अंदर हमारे पास में 3 ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए? 4। 4 के अंदर इलेक्ट्रॉन 4 2 जा 8। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 8 आएंगे। उसके बाद में 2 1 ऑर्बिटल ये हो गया, 3 इसमें 5 इसमें, टोटल कितने हो गए? 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 2 जा 18। इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 18। इस टाइप से आप सभी के नंबर ऑफ सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कैलकुलेट कर सकते हो इधर से ही। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। तो उसके लिए कहता है कि आपको इनको डाउन एरो करना है इस टाइप से, लेकिन ये ध्यान रहना है कि जो एरो लग रहे हैं वो एकदम सही एटम्स के ऊपर लगे। इस टाइप से, ठीक है। अब इनको इसी फॉर्म के अंदर आपको लिखना होगा। कैसे लिखेंगे वो देख लो। सबसे पहले क्या आ रहा है? पीछे की साइड से देखेंगे 1s आया, उसके बाद में 2s आया, 2s कंप्लीट हो गया, फिर क्या आया? 2p, 2p के बाद में क्या आया? 3s, 3s के बाद में क्या आया? 3p, 3p के बाद में क्या आया? 4s, 4s के बाद में क्या आएगा? 3d, 3d के बाद में 4p, और 4p के बाद में हमारे पास आएगा 5s, 5s के बाद में आएगा 4f। ठीक है, इसके बाद में अगर हम इधर करते हैं 5s, 5s के बाद में हमारे पास ये आएगा, सॉरी 4d, 4d, 4d के बाद में आएगा हमारे पास 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट होता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो? इसमें कहता है कि इट इज द अरेंजमेंट of ligands in increasing order of their, sorry, it is the arrangement of electrons in orbitals in increasing order of their energy। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या कह रहा है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग इन ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, कि जो भी आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स को हम कहाँ पे रखेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के अंदर, और फिर उनके अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले। मतलब जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी फिल किए जाते हैं। मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में जाएगा। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम क्या निकाल सकते हैं? वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? वैलेंस सेल को और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के हम बता सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वो मेटल है या नॉन मेटल है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम कि जो मेटल होती है उनका आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में कैसे बता सकते हैं।
हाँ तो बच्चों अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की कि मेटल को किस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया सोडियम का, ठीक है। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 11, यानी जो भी एटम है उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उस एटम के अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी किसी भी एटम के अंदर अगर आपको या किसी भी एलिमेंट के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का पता लगाना है तो वो हम उसके एटॉमिक नंबर से लगा सकते हैं, क्योंकि जितना उसका एटॉमिक नंबर रहेगा उतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। ये बात होगा किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए, समझ में आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं सोडियम को। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा हमारे पास में 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। मतलब जो सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल था 1s, उसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, फिर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 2p के अंदर 6 आ गए, क्योंकि p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में कितने आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2p6 हो गया। उसके बाद में स्टार्ट हो जाता है 3s। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही बचा, क्योंकि यहाँ तक आए तो 10 कंप्लीट हो गए, 10 के बाद में एक बचा जिसको 11, तो यहाँ पे हमने 3s के अंदर 1 फिल कर दिया। अदरवाइज इसके अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते थे 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे 1 ही फिल करेंगे, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं इसके अंदर वैलेंस सेल को। तो यहाँ पे अगर आप वैलेंस सेल चेक करना चाहते हो तो वैलेंस सेल क्या आएगी हमारे पास में, देखो ये n=1 हो गया, ये n=2 हो गया, ये n=3 है। तो सबसे लास्ट में, लास्ट वाले में क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि देखो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। उसके बाद में ये n=1 सेल आ गया, फिर आएगा आपके पास में n=2 सेल, और फिर आएगा आपके पास में n=3 सेल, ठीक है ना। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ जा रहा है n=3 के अंदर। भाई n=1 के अंदर हमारे कितने आए 2 इलेक्ट्रॉन आए, n=2 में 6 + 2 8 आए, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और n=1 के अंदर कितने थे 1 and 1 2, n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, n=2 के अंदर 6 + 2 8, और 3s के अंदर हमारे पास में कितना है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस एटम के अंदर देखो तो सबसे लास्ट वाली सेल कौन सी आ रही है n=3, तो ये जो n=3 है ना, यही हमारी क्या रहेगी वैलेंस सेल रहेगी। क्या रहेगी वैलेंस सेल। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस वैलेंस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम क्या बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3s के अंदर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1। तो इसकी वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1। इसका मतलब जो सोडियम है वो क्या है एक एटम है, सोडियम एटम है वो क्या है एक मेटल है, समझ में आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमने ले लिया मान लो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 और 2s1। भाई 1s2 कंप्लीट हो गया, उसके बाद में 2s आएगा, लेकिन हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2s के अंदर हम कितना फिल कर देंगे 1। तो इसकी जो वैलेंस सेल है वो कितनी आई हमारे पास में वैलेंस सेल = 2, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए इधर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कितना आ गया 1 आ गया। तो इसकी भी सेल में क्या आ रहा है एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हैंस इट इज ऑल्सो ए मेटल। समझ में आया सभी को, क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही मान लो हमें निकालना हो आयरन के लिए, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। कितना आएगा 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे 2 तरीके से मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया। अगर आपको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आप क्या करेंगे 288 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 8 8 18 18 और 32। तो ये वाला अगर फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 आएंगे, फिर 8 आएंगे, देखो 8 and 2 10 10 and 8 18। उसके बाद में कितने आएंगे हमारे पास में 288 हो गया। अब 18 तो नहीं आ सकते, तो कितने बच गए यहाँ पे देखो 18 के बाद में हमारे पास टोटल है 16, तो इसमें कितने आ जाएंगे 8 और 1, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने बच गए
18, 90, 20 और 6 वो हो गए, यानी 6 and 2 8। तो लास्ट वाले में हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना। तो 2 8 8 और 8, तो वैलेंस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास में 4s2 और फिर आएगा 3d6। देखो 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 और 2 12, 2 14, 14 and 6 20, 20 यहाँ तक हो गया और फिर जो 6 बचे वो अगले में आ गए, तो कितने हो गए 26। अब इसकी जो वैलेंस सेल है वो कितनी आई हमारे पास, n इज इक्वल टू 4। कितनी आई है? n इज इक्वल टू 4। अगर आपका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो आपके लिए सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो वाला मेथड यूज करते हो तो इसके अंदर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, समझ में आ गया। तो अगर आपका एटॉमिक नंबर कम है तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो, और ज़्यादा एटॉमिक नंबर के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास वैलेंस सेल जो आई वो कितनी आई, वैलेंस सेल इज इक्वल टू 4, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए उसके अंदर, 2। भाई इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या रहेगा, मेटल रहेगी। क्या रहेगी? मेटल। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसकी वैलेंस सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेटल। समझ में आ गया। या फिर हम बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, या शाइनिंग सरफेस हो, या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो क्या कहलाती है, मेटल्स कहलाती है। तो बच्चों अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, कि जो मेटल होती है उनकी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है लस्टर। क्या आएगा? लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है कि मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, कि जो भी आपकी मेटल होती है उनका सरफेस कैसा होता है, शाइनिंग सरफेस होता है। लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब जिसके अंदर क्या हो, शाइनिंग हो, चमक हो, ठीक है। लस्टर का मतलब क्या होता है, चमक होती है। तो जितने भी मेटल्स रहेंगे उनका सरफेस क्या रहेगा, शाइनिंग सरफेस रहेगा, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास में आएगा वो आएगा मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी का मतलब क्या है कि मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, कि कोई भी मेटल है उसको आप हैमर करके थिन शीट के अंदर, मतलब पतली से पतली शीट के अंदर, पतली से पतली चादर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलेबिलिटी। क्या बोला जाता है? मैलेबिलिटी। और जो मेटल्स होती है वो क्या होती है, मेटल्स आर मैलेबल। मेटल्स क्या होती है, मैलेबल होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो सिल्वर वर्क आता है, सिल्वर रोल जो आता है, ठीक है, जिसको स्वीट्स के ऊपर डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है, गोल्डन और सिल्वर दोनों, इनको क्या किया जाता है, हैमर करके ही चेंज किया जाता है थिन शीट के अंदर, ठीक है ना। तो वो क्या है, मैलेबिलिटी है। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, मैलेबिलिटी। तो जितने भी मेटल्स होती है वो सारी क्या होती है, मैलेबल होती है। मतलब इन मेटल्स को हम हैमर करके थिन शीट के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारे पास में आता है वो आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि मेटल्स को आप स्ट्रेच करके पतली से पतली वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है डक्टिलिटी। और मेटल्स क्या होती है, डक्टाइल होती है, ठीक है ना। मेटल्स आर डक्टाइल, यानी कि जो आपकी मेटल है उनको हम स्ट्रेच करके बारीक से बारीक, पतले से पतले वायर की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो आपका
सिल्वर होता है और जो गोल्ड होता है, इनका यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको इजीली हैमर भी कर लिया जाता है और इनको डक्ट मतलब स्ट्रेच भी कर लिया जाता है, वायर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी मोस्ट डक्टाइल मेटल है, मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा जो डक्टाइल मेटल होती है वो हमारे पास में है इज गोल्ड। गोल्ड जो होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। जो गोल्ड है उससे आप पतली से पतली वायर बना सकते हो, समझ में आ गया। इसीलिए सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल क्या है, गोल्ड है। इसके बाद में फोर्थ जो हमारे पास में आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर क्या कहता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि जो आपकी मेटल्स होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, मतलब वो अपने आप अंदर से हीट भी पास करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करती है, ठीक है ना। अगला जो हमारे पास में आता है वो आता है स्टेट। स्टेट के अंदर क्या कहता है कि मेटल्स एग्जिस्ट एज सॉलिड, कि जितनी भी मेटल्स है वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड की तरह, एक्सेप्ट, इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी विच इज लिक्विड। सिर्फ एक मेटल को छोड़ के जो लिक्विड होती है वो होती है मरकरी। इस मेटल को छोड़ के जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी क्या होती है, सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है, समझ में आ गया। अगला जो हमारे पास में आता है वो आता है आपके पास में हार्डनेस। हार्डनेस के अंदर क्या कहता है कि मेटल्स आर जनरली वेरी हार्ड। मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती है, ठीक है ना, यानी कठोर होती है, एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटासियम विच आर जनरली सॉफ्ट। ये मेटल्स क्या होती हैं, जनरली सॉफ्ट होती हैं एंड कैन बी कट फ्रॉम नाइफ, और ये रंग को हम क्या कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं, समझ में आ गया। इसीलिए कहता है कि जितने भी आपके मेटल्स होते हैं सारी की सारी हार्ड होती हैं, किनको छोड़ के, सोडियम, लिथियम और पोटासियम को। ये क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इतनी सॉफ्ट हैं कि आप इनको नाइफ से कट कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी इनको छोड़ के जितनी भी मेटल आएंगी सारी क्या आएंगी, हार्ड आएंगी, ठीक है। उसके बाद में अगला जो हमारे पास में आता है वो आता है सोनोरस। सोनोरस के अंदर क्या कहता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट इज दे क्रिएट ringing sound when hit through an object, ठीक है ना। क्या कहता है कि सोनोरस क्या होती है, मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर जब इन मेटल्स को किसी भी ऑब्जेक्ट से हिट किया जाता है, किसी भी चीज से हम हिट करते हैं तो इनके अंदर एक रिंगिंग साउंड निकलता है। कैसा साउंड निकलता है, रिंगिंग साउंड क्रिएट करती है, ठीक है। इसीलिए जो मेटल्स होती है उनको सोनोरस बोला जाता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स का यूज किया जाता है स्कूल बेल या डोर बेल बनाने के लिए, ठीक है ना। जो भी आपकी डोर बेल होती है, जो स्कूल बेल होती है, इसका इनको बनाने के लिए हमेशा मेटल का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी इनको किसी ऑब्जेक्ट से हिट करते हैं ना तो वहां से एक रिंगिंग साउंड क्रिएट होता है, समझ में आ गया। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हम सोनोरस बोलते हैं। अगला जो हमारे पास में आता है वो आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
इसके अंदर क्या आता है कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, हार्ड, सो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या कह रहा है कि जो आपकी मेटल्स होती है वो हार्ड होती है, इसी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्लियर है सभी को यहाँ तक? अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। जो आपकी मेटल्स होती है उनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, एयर यानी ऑक्सीजन। ठीक है ना, कि जो मेटल है वो एयर के साथ में यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करती है। तो इसमें कहता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, कि यानी जो मेटल है वो एयर यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करती है। तो इसमें कहता है कि मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। किसकी फॉर्मेशन कर लेती है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेती है। मतलब अगर हम किसी भी रिएक्टिव मेटल को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो वो किसकी फॉर्मेशन कर लेंगी, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन। जैसे मान लो हमने ले लिया कॉपर, कॉपर को जब हमने O2 के साथ में रिएक्ट करवाया तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर कॉपर कितना हो गया 2, तो इस कॉपर को भी हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि कॉपर मेटल लिया, इस कॉपर मेटल को हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया। तो जब हमने कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो यहाँ से बन गया आपका कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो किसमें चेंज हो जाती है, उसके ऑक्साइड के अंदर, यानी मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है ना। दूसरा मान लो हमने एग्जांपल ले लिया कि हमने लिया Al एल्यूमिनियम, इसको जब हम O2 के साथ में रिएक्ट करवाते हैं यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो ये बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, 3 O2 लेना पड़ेगा, तो ये आपका 2Al2O3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको बैलेंस कर सकते हो क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने क्या लिया, एल्यूमिनियम लिया, एल्यूमिनियम को हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। समझ में आ गया? इसमें क्या कहता है कि जो भी आपके मेटल ऑक्साइड बनते हैं, किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड बनता है यानी जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर के अंदर हमारे पास में क्या आएंगे, बेसिक आएंगे। क्या आएंगे, बेसिक इन नेचर। यानी जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो सारे के सारे बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। समझ में आया? ठीक है ना। सेकंड जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर के अंदर क्या कहता है कि जब किसी भी मेटल को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये चेंज हो जाती है मेटल ऑक्साइड, यानी यहां से एक तो आपका मेटल ऑक्साइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। समझ में आ गया? यानी यहां से मेटल ऑक्साइड के साथ में H2 गैस इवोल्व हो जाती है। तो इसमें एग्जांपल अगर हम लेके चले, मान लो हमने ले लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हमने रिएक्ट करवा दिया H2O के साथ में। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारी जो फॉर्मेशन होगी वो होगी आपकी MgO प्लस में H2, MgO प्लस में H2। यानी जो हमारा मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम जो मेटल थी उसने वाटर के साथ में रिएक्शन किया और क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में हमारे पास में क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन हो गई। तो इसमें कहता है कि अगर कोई भी मेटल वाटर से रिएक्ट करती है तो क्या बना लेती है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेती है। समझ में आया सभी को? क्लियर है? ठीक है। इसके अंदर एक चीज और आती है कि अगर आपकी मेटल, मतलब आप ज्यादा रिएक्टिव मेटल से लेते हैं तो अगर आप उसको एयर के अंदर या ऑक्सीजन के अंदर भी रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पे विग्रस रिएक्शन करती है। जैसे हमारा सोडियम और पोटासियम,
सोडियम और पोटासियम एक ऐसी मेटल होती हैं दोनों जो एयर के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, यानी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर इनको सबसे ऊपर रखा जाता है। ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती है, ठीक है ना। ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर ये एयर के कांटेक्ट में आती है तो फायर को कैच कर लेती है, इसीलिए इनको हमेशा केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। समझ में आ गया क्लियरली। जो हमारी रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड के अंदर क्या कहता है कि किसी भी मेटल को जब डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया जाता है तो ये साल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। समझ में आया, ठीक है ना। मतलब हमारी जो मेटल है वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वहां से साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम मेटल को, इसको हमने H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवा दिया। तो जब हम मैग्नीशियम को डाइल्यूट H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी, मैग्नीशियम सल्फेट की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, मैग्नीशियम सल्फेट। नॉर्मली यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है कि जो आपका मैग्नीशियम है वो हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। तो यहाँ से हमारे पास साल्ट क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट। और ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये साल्ट बनेगा, प्लस में यहाँ से आपका H2S बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें कहता है कि जो आपके पास में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मर्करी एंड प्लेटिनम, ये जो आपकी मेटल होती हैं ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करती, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। समझ में आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो आपकी कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी और प्लेटिनम, ये मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, बिकॉज दीज आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये मेटल्स हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होती है, यानी लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है ना। इन रिएक्टिविटी सीरीज जब आप देखते हो तो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ये जो मेटल्स होती हैं ये हाइड्रोजन के बाद में आती है, इसीलिए हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है और इसी की वजह से ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसके अंदर अगर ये रिएक्ट कर रही है तो हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ता है। और हाइड्रोजन बाहर कब जाएगा, जब हाइड्रोजन को उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। समझ में आ गया। तो यही रीजन है कि जो हाइड्रोजन के रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो भी मेटल हाइड्रोजन के बाद में आती है वो मेटल हाइड्रोजन यानी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। क्लियर है सभी को यहाँ पे, ठीक है। अगला जो हमारा रिएक्शन आता है वो आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल। मतलब कि हम किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाएं किसी भी दूसरे साल्ट के साथ में, किसी भी मेटल के दूसरे साल्ट के साथ में, ठीक है ना। यानी मान लो हमने ले लिया मेटल ए, जब रिएक्ट करेगी साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, किसी भी बी मेटल के साल्ट के साथ में रिएक्ट करती है तो यहां से फॉर्मेशन हो जाएगा साल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस में बी मेटल आपकी बाहर निकल जाएगी। ये भी किसको करती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से होगा। कौन सी रिएक्शन आएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। कैसे आएगी वो देखो, मान लो हमने ले लिया जिंक, इसको हमने रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट के साथ में, तो ये हमारा कॉपर मेटल का साल्ट सॉल्यूशन हो गया, इसको हमने जिंक मेटल के साथ में रिएक्ट करवा दिया तो यहां से ये बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। और ये रिएक्शन मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी समझाई थी कि ये रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। कि इसमें जो आपका जिंक होता है वो जिंक क्या बनाएगा, जिंक से जिंक 2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। फिर जो आपका कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ है
वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, कॉपर। और जो आपका जिंक 2+ है ये सल्फेट 2- के साथ में, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट होता है ना, कॉपर सल्फेट में हमें क्या मिलता है, कॉपर 2+ और सल्फेट 2-, ये घूमते रहते हैं। अब जैसे ही जिंक 2+ बन के सॉल्यूशन में जाएगा तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को तो बाहर भगा देगा और इसके साथ में खुद आके क्या किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, ZnSO4 की। और जो आपका कॉपर 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, कॉपर की फॉर्मेशन कर लेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कहता है कि यहाँ पे जब भी हम किसी भी मेटल को रिएक्ट करवाते हैं साल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल के साथ में, तो वहां पे कहता है कि मोर रिएक्टिव मेटल will displace less reactive metal। तो इसमें क्या कहता है, जो less reactive metal will displace from its salt। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो आपकी मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगी, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन कब होगी, जब हम किसी भी मेटल को किसी दूसरी मेटल के साल्ट से रिएक्ट करवाते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ठीक है, इसमें कहता है कि दीज आर द मेटल ऑक्साइड which react in both या फिर with both acid और base are called amphoteric oxide। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं, यानी जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करे, उन मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आपके पास में आते हैं Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एक आपके पास में आता है ZnO जिंक ऑक्साइड। ये दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। ये एज ए एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। मतलब ये एसिड के साथ में भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी हमारे पास में मेटल ऑक्साइड है उनको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। ठीक है ना, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड देयर एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे हमने ले लिया Al2O3, जब हम इसको एसिड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो यहां से हमें कितना लेना पड़ेगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl से रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 2AlCl3। ठीक है, और उसके साथ में प्लस यहाँ से बन गया, प्लस में आपका बनेगा वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो वाटर हमारे पास बनेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, अगला हम लेके चले, मान लो Al2O3 लिए हमने, इसको जब हम रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ में तो यहाँ से ये फॉर्मेशन कर लेता है आपके पास में Al2Na Al2O प्लस H2O। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास में साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास में ऑक्साइड आते हैं ये क्या आते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आएंगे। क्लियर है यहाँ पे सभी को। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रिएक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in decreasing order of their reactivity is called reactivity series। यानी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज अरेंजमेंट है मेटल्स का।
रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मेटल्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उसको सीरीज के अंदर सबसे ऊपर रखा गया है, और जो मेटल सबसे कम रिएक्टिव है उसको सीरीज के अंदर सबसे नीचे रखा गया है। ठीक है ना। इसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि कौन सी मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल सबसे कम रिएक्टिव है। समझ में आ गया। ये जो सीरीज है इस सीरीज को बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स क्या होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि दोज एलिमेंट्स which do not reflect light and are poor conductor of heat and electricity are called नॉन मेटल्स। इसके अंदर क्या कहता है कि वो एलिमेंट जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि दोज एलिमेंट्स विच हैव 4, 5, 6 और 7 electrons in their valence shell are called non-metals। इसमें क्या कह रहा है कि वो एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल के अंदर 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 4 से 7 इलेक्ट्रॉन अगर किसी की वैलेंस सेल में है तो वो क्या कहलाएंगे, नॉन मेटल्स कहलाएंगे। ठीक है। जैसे हमने मेटल के बारे में पढ़ा था कि अगर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वैलेंस सेल में तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। ऐसे ही अगर 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको बोला जाता है नॉन मेटल। क्या बोला जाता है, नॉन मेटल। और मेनली अगर हम बात करें 4 इलेक्ट्रॉन वाले की तो वो हमारे पास में क्या आएंगे, मेटेलॉइड्स आएंगे, जिनको हम नॉन मेटल के साथ में स्टडी करते हैं। ठीक है ना। यानी मेटेलॉइड्स कौन से होते हैं, जिनकी वैलेंस सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उन्हीं को मेटेलॉइड बोला जाता है। ठीक है। मेटेलॉइड क्या होते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। उन एलिमेंट्स को हम मेटेलॉइड बोलते हैं। और उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, उनकी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और जनरली इनको नॉन मेटल के साथ में ही पढ़ा जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। ठीक है ना। एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर क्या कह रहा है कि हमने मान लो ले लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने आएंगे, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है, 1s2 2s2 एंड 2p3। अब यहाँ पे देखेंगे वैलेंस सेल जो इसकी कौन सी है, n = 2। देखो लास्ट में 2 आ रहा है तो n = 2, तो क्या हो गया इसका वैलेंस सेल, और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या आ गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके अंदर कितने हैं, 2 + 3 = 5। तो इनकी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और जिसकी वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो वो क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है। हेंस नाइट्रोजन इज ए नॉन मेटल। ठीक है। ऐसा ही मान लो अगर हमने बात किया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2 2s2 एंड 2p4। 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप देखते हो वैलेंस सेल, तो वही हमारे पास n = 2 आएगा। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 4 + 2। देखो 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है सब सेल के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे सब सेल के अंदर है, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। और जिसकी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाती है, नॉन मेटल्स कहलाती है। समझ में आ गया सभी को। तो नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो
एलिमेंट जिनकी वैलेंस सेल के अंदर 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे। क्लियर है सभी को? यहाँ अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। नॉन मेटल की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें कहते हैं कि नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, कि जो नॉन मेटल होती है ना वो लस्ट्रस नहीं होती, मतलब नॉन मेटल का सरफेस जो होता है वो शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, एक को छोड़ के, यानी एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो शाइनिंग होती है, इस आयोडीन को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो लस्ट्रस नहीं होती है। ठीक है ना? सेकंड आता है नॉन मेटल्स आर नाइदर malleable nor ductile, they are brittle। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो ना तो मेलेबल होती है, मतलब ना तो हम उनको हैमर करके सीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और ना ही किसी भी नॉन मेटल को स्ट्रेच करके वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ना तो वो मेलेबल होती है, ना ही नॉन मेटल डक्टाइल होती है, वो क्या होती है, ब्रिटल होती है। ब्रिटल का मतलब वो है कि अगर आप उनको हैमर करोगे तो वो ब्रेक हो जाएंगी, टूट जाएंगी, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटल। तो जो नॉन मेटल्स होती है वो क्या होती है, ब्रिटल होती है, ना ही मेलेबल होती है और ना ही डक्टाइल होती है। ठीक है? थर्ड जो हमारे पास में आता है वो आता है कि नॉन मेटल्स आर exist as solid or gas except bromine which is liquid। इसमें क्या कहता है कि जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो एज ए सॉलिड भी एग्जिस्ट करती हैं और एज ए गैस भी। एक नॉन मेटल ऐसी है जो एज ए लिक्विड एग्जिस्ट करती है और वो होता है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो नॉन मेटल होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं जिसको। ठीक है? इसके अलावा जितनी भी नॉन मेटल है या तो आपको सॉलिड मिलेंगी या फिर आपको गैसियस फॉर्म के अंदर मिलेंगी। क्लियर है सभी को? इसके बाद में फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है नॉन मेटल्स आर generally soft except diamond which is hardest substance on earth crust। ठीक है? इसमें क्या कह रहा है कि जो नॉन मेटल्स होती है वो जनरली सॉफ्ट होती है। ठीक है ना? एज कंपेयर टू मेटल्स, नॉन मेटल क्या होती है, सॉफ्ट होती है, लेकिन एक को छोड़ के वो क्या हमारे पास में डायमंड। डायमंड कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है डायमंड, जो क्या होता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ क्रस्ट। ठीक है? इसको छोड़ के जितनी भी आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। फिफ्थ जो हमारे पास में आता है वो आता है नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ठीक है? इसमें क्या कह रहा है कि जितनी भी आपकी नॉन मेटल होती है वो अपने अंदर से ना तो हीट को पास करती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करती है, इसलिए वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, पुअर कंडक्टर होती है। एक को छोड़ के वो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट भी क्या होता है, कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है जो हीट का क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर होता है।
ठीक है। इसको छोड़ के जितने भी आपके नॉन मेटल्स आएंगे वो सारे की सारी क्या होती हैं, इंसुलेटर बोल सकते हैं या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अगला जो हमारे पास में आता है कि नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो होती है, डायमंड नॉन मेटल क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। इसको छोड़ के जितने भी आपके नॉन मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट मेटल के कंपैरिजन में क्या होता है, लो होता है, कम होता है, क्योंकि बाकी जो मेटल्स होती हैं वो मेटल के कंपैरिजन में सॉफ्ट होती है, इसीलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या आएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट आएगा। ठीक है ना। अगला जो हमारे पास में आता है वो कहता है कि नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, सॉरी एसिडिक इन नेचर। कि जो भी आपके नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर के अंदर एसिडिक होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जो आपके मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर के अंदर बेसिक होते हैं, वैसे ही जो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड आएगा वो नेचर के अंदर क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या, कौन सा ऑक्साइड बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आ गया सभी को। तो ये थी हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हाँ तो बच्चों अगली जो हमारी टॉपिक आता है वो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की। नॉन मेटल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो इसके अंदर क्या कहता है कि जो भी आपका नॉन मेटल्स होती है, नॉन मेटल्स जो हैं रिएक्ट करती हैं, रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। क्या बनाने के लिए रिएक्ट करेंगी, एसिडिक ऑक्साइड बनाने के लिए रिएक्ट करती है। जैसे मान लो हमने ले लिया कोई भी नॉन मेटल लिया, इस नॉन मेटल को जब आप रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन के साथ में तो यहाँ से आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी एसिडिक ऑक्साइड की। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने नॉन मेटल लिया कार्बन, इस कार्बन को हमने रिएक्ट करवाया O2 के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ से बनेगा आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे आपका कार्बन सॉलिड रहेगा, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में रहेगा और ये भी क्या बनेगी, गैस बनेगी। तो ये कार्बन के क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, नेचर के अंदर क्या रहेगा, एसिडिक। ये आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया, नॉन मेटल हो गई। ठीक है। जब ये ऑक्सीजन मेटल के ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेगा जो कि नेचर के अंदर क्या होती है, एसिडिक होती है। तो जितने भी आपके ऑक्साइड से बनते हैं नॉन मेटल के, वो सारे के सारे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर के अंदर। समझ में आया। ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन आती है वो आती है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। तो इसके अंदर कहता है कि अगर कोई भी नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट करती है तो वहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। क्या आएगी, नो रिएक्शन। मतलब कि जो नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती। समझ में आ गया। अगली जो आपकी आएगी वो आएगी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। इसके अंदर कहता है कि जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में भी रिएक्ट नहीं करती। नॉन मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड, और इधर से क्या आएगी, नो रिएक्शन। इसके अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं होती। हेंस नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। फोर्थ जो हमारे आता है वो आता है रिएक्शन विद क्लोरीन। रिएक्शन विद क्लोरीन के अंदर कहता है कि नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म रिस्पेक्टिव क्लोराइड।
ठीक है, कि कोई भी नॉन मेटल है वो जब क्लोरीन से रिएक्ट करती है तो वो अपने क्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लोराइड का मतलब मान लो हमने ले लिया H2, इसको जब हमने Cl2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो यहाँ से आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी 2HCl की, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना लेती है, क्लोराइड की फॉर्मेशन कर लेती है। अगला जो हमारे पास में आता है वो फिफ्थ आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन के अंदर क्या कहता है कि नॉन मेटल्स react with hydrogen to form respective hydride। कि नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके अपने हाइड्राइड की फॉर्मेशन करती है। जैसे मान लो हमने H2 को रिएक्ट करवा दिया सल्फर के साथ में, सल्फर नॉन मेटल किससे रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन से, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी H2S की। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी नॉन मेटल है वो अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगी तो क्या बना लेगी, हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर लेगी। क्लियर है सभी को। ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मतलब बच्चों अगला जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है एक्वारेजिया। कि एक्वारेजिया क्या होता है, तो इसमें क्या कहता है कि इट इज द मिक्सचर ऑफ टू एसिड दैट इज HCl and HNO3 in the ratio of 3:1। ठीक है ना, मतलब जब HCl और HNO3 को 3:1 के अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है, तो यहां से हमारे पास में जिस मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है उस मिक्सचर को क्या बोला जाता है, एक्वारेजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक्वारेजिया। इसमें कहता है कि एक्वारेजिया डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल्स। कि जो भी आपका एक्वारेजिया जो होता है, ठीक है, ये गोल्ड और प्लेटिनम मेटल को डिजोल्व कर सकता है इजीली, इतना पावरफुल होता है। ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो उनको जब भी आपको जो ज्वेलरी होती है उसको क्लीन करना होता है, उसके ऊपर शाइनिंग लानी होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको एक्वारेजिया के अंदर डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो गोल्ड की जो आपकी ऊपर की जो परत होती है वो परत डिजोल्व हो जाती है कंप्लीट एक्वारेजिया के अंदर, और नीचे से जो परत निकल के आएगी वो क्या होती है, शाइनिंग सरफेस निकल के आता है। ठीक है ना, इसीलिए कहता है कि जो एक्वारेजिया है वो गोल्ड और प्लेटिनम को क्या कर सकता है, डिजोल्व कर सकता है। ठीक है, अगला कहता है कि एक्वारेजिया इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NOCl यानी नाइट्रोसिल क्लोराइड एंड क्लोरीन बाय द रिएक्शन ऑफ टू एसिड। इसमें क्या कर रहा है कि जो आपका एक्वारेजिया होता है, जब भी एक्वारेजिया बनाया जाता है तो वहां पे हम दो एसिड को मिक्स करते हैं, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है जहां से फॉर्मेशन होती है किसकी, NOCl की, यानी नाइट्रोसिल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है और क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है। इन दोनों की फॉर्मेशन की वजह से ही जो आपका एक्वारेजिया होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर सभी को। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर 1 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज एक्वारेजिया। हाँ तो बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आयोनिक कंपाउंड। की आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, मेनली आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या आता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो भी कंपाउंड आयन से बनता है उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि दीज आर द कंपाउंड्स formed by
formed by the transfer of electron from a metal atom to non-metal are called ionic compound. ठीक है, क्या कह रहा है कि जो आयनिक कंपाउंड है वो कौन से कंपाउंड होते हैं, जब कोई भी मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है नॉन मेटल पे। ठीक है, कोई भी मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है, नॉन मेटल को, तो वहां से आयंस की फॉर्मेशन होगी और उन आयंस से फिर आपका क्या बनेगा, आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड कंटेन्स ions, that is cation और anion। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना वो आयंस को कंटेन करते हैं। एक आप उसके आपको कैटायन मिलेगा तो दूसरा एनायन मिलेगा। तो बात करें कैटायन की व्हाट इज कैटायन। तो कैटायन के अंदर क्या कहता है कि दोज एटम्स विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायंस। यानी ऐसा कोई भी एटम जो क्या कंटेन करता है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, उन एटम्स को हम क्या बोलेंगे, कैटायंस बोलेंगे। ठीक है, और एनायंस क्या होते हैं हमारे पास में, तो एनायंस के अंदर क्या कहता है कि दोज एटम्स विच कंटेन्स नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायंस। ठीक है, जिस भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एनायन कहलाएगा। ठीक है, मेनली जो आपकी मेटल्स होती हैं वो कैटायन की फॉर्मेशन करती हैं और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एनायन की फॉर्मेशन करती है, क्योंकि मेटल अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो आपका मेटल होता है, मेटल की वैलेंस सेल में आपको 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और जो आपकी नॉन मेटल होती है, नॉन मेटल की वैलेंस सेल के अंदर आपको 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है कि मेटल का अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, अगर मान लो उसकी वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा। तो इसी के लिए जो मेटल्स होती हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, लॉस करने के लिए कम। इसीलिए ये इजीली क्या कर देती है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देती है और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेती है, जिसकी वजह से कैटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जो मेटल्स होती हैं वो हमेशा किसकी फॉर्मेशन करेंगी, कैटायन की। किसकी फॉर्मेशन करेंगी, कैटायंस की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, दूसरा कहते हैं नॉन मेटल की जो वैलेंस सेल होती है इनके अंदर 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4, 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी होता है। ठीक है, इसीलिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आ गया कि नॉन मेटल्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो किसकी फॉर्मेशन कर लेंगी, एनायंस की। तो यहाँ पे जो आपकी नॉन मेटल्स होती हैं वो किसकी फॉर्मेशन करती हैं, एनायंस की फॉर्मेशन करती है। ठीक है ना। और इन दोनों के अंदर जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, उसी की वजह से यहाँ पे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। चलो देखते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो एग्जांपल लेके चलते हैं हम। हमने ले लिया फॉर्मेशन ऑफ NaCl।
हमने करनी है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड होता है क्योंकि इसके अंदर कैटायन मेटल होता है और एनायन नॉन मेटल। देखो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो मेनली नॉन मेटल से बनते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दो से ज्यादा जितने भी एटम है सभी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और फिर क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, जिनके थ्रू जो कंपाउंड बनेगा वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले मेटल कैटायन बनेगा, नॉन मेटल एनायन बनेगा, फिर दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और वहां से आपके आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। तो सबसे पहले हमने लेना है NaCl। NaCl के अंदर हमारी जो मेटल है वो क्या है, सोडियम है। सोडियम की वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। ला पीछे भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, जिसके अंदर सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है वो 1 आता है। तो सोडियम है हमारे पास में, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और क्या बना लेगा, Na+। क्या बना लेगा, Na+। यानी जो सोडियम था उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। चाहे तो आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हो या फिर आपको इधर भी शो कर सकते हो कि सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और क्या बना लिया उसने, Na+ बना लिया। दूसरा हमारे पास में क्या आता है, क्लोरीन आता है। क्लोरीन की जो वैलेंस सेल होती है, क्लोरीन की वैलेंस सेल के अंदर हमारे पास में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो उसके लिए ये क्या करता है, जो क्लोरीन होता है, जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया था उस इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा और यहाँ से हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाएगी Cl नेगेटिव की। किसकी फॉर्मेशन होगी, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहता है कि जो आपका Na था वहां से क्या बन रहा है हमारे पास में, Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इधर Cl था, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना रहा है, Cl नेगेटिव। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें तो दोनों को ऐड कर देंगे ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए। देखो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल के इस साइड में है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल के उधर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। तो यहाँ से जब भी आपका Na+Cl बनेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Na+ और Cl-, और इन दोनों के बीच में फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी जो आपका Na+ है वो मिलेगा किसके साथ, Cl नेगेटिव के साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो अट्रैक्शन होता है इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास में फॉर्मेशन हो जाएगी NaCl की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, NaCl की। तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर हमेशा कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं। मेटल जो रहेगी वो एज ए कैटायन रहेगी और नॉन मेटल एज ए एनायन रहेगा, ठीक है। उन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, सॉरी आयोनिक कंपाउंड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड के अंदर देखो क्या कहता है, इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के अंदर क्या कहता है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। क्या होते हैं, सॉलिड, हार्ड एंड जनरली ब्रिटल, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जो भी आपका आयोनिक कंपाउंड रहेगा वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड रहेंगे, हार्ड रहेंगे और ब्रिटल रहेंगे, मतलब ना तो मेलेबल रहेंगे और ना ही डक्टाइल रहेंगे। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के अंदर क्या कहता है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in water and insoluble in non-polar solvent such as benzene,
पेट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है, कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, वाटर के अंदर क्या रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी डाइपोल प्रेजेंट होता है और पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी डाइपोल यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इसी की वजह से जो आयनिक कंपाउंड है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं जैसे बेंजीन, पेट्रोल, ईथर, इनके अंदर आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि इनमें सेम चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, और आयनिक कंपाउंड में अलग चार्ज मतलब डिफरेंट पोल्स प्रेजेंट होते हैं, डाइपोल प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल रहेंगे जैसे कि वाटर हो गया, और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन और पेट्रोल हो गया, इनके अंदर आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास में आता है वो आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या कहता है कि आयनिक कंपाउंड्स आर हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं और क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों होते हैं? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इनके आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इनका ये जो कंपाउंड बनेंगे हमारे क्या बनेंगे, हार्ड बनेंगे। ठीक है, और हार्ड होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई रहेगा। ठीक है, अगला जो हमारे पास में आता है वो आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो इसके अंदर कहता है आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ aqueous solution or in molten state, but they do not conduct electricity in solid state। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि जो भी आयनिक कंपाउंड है आप उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उसके अंदर डिजोल्व होके, ठीक है, फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ठीक है, दूसरा कहता है मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपने आयनिक कंपाउंड लिया, उसको हाई टेम्परेचर पे आपने मेल्ट किया, जब हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा तो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा और फिर वो लिक्विड जो है आयनिक